अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट के एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम कानून शहादत ऑर्डर डिस्कस करते चल रहे हैं। प्रीवियसली हमने आर्टिकल 47 डिस्कस किया और फिर आर्टिकल नंबर 46 डिस्कस किया था। आर्टिकल 46 ने ये कहा कि पर्सन्स स्टेटमेंट्स ऑफ बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, ये वो कौन कौन से शख्स हैं जिनको विटनेस के लिए नहीं बुलाया जा सकता और उनकी गवाही फिर भी एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस होगी। तो हमने आर्टिकल 46 के अंदर डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 48 से लेकर 58 तक। दो चैप्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे कानून शहादत ऑर्डर के। कौन कौन से दो चैप्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे? एक हमारे पास चैप्टर आ जाता है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कौन सा? स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फिर उसके बाद एक और चैप्टर है जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है किसके बारे में? जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट। जजमेंट्स व्हेन रेलेवेंट। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 48 से लेके आर्टिकल 52 तक, और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 53 से लेके आर्टिकल 54 से लेके 58 तक। 54 से लेके 58 तक। और 53 किस चीज का आर्टिकल है? 53 हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, मतलब पूरी की पूरी बात साबित करना नेसेसरी है या आपकी बात का कोई मुख्तसर सा हिस्सा साबित करने के लिए नेसेसरी है। तो वन बाय वन इस आर्टिकल को लेके चलेंगे। और ये चैप्टर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इसमें से सवाल आ सकते हैं। अब सवाल किस तरीके कार के आएंगे? सवाल इस तरीके के कार के आएंगे कि ये बताएं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर आप गवाही दे सकते हैं, या फिर ये भी सवाल आ सकता है कि आपकी गवाही किन किन सूरतों में एडमिसिबल है, किन किन सूरतों में एडमिसिबल नहीं है। फिर इस चैप्टर में से ये जो चैप्टर है आपका जजमेंट्स व्हेन रेलेवेंट वाला, इस चैप्टर में से ये सवाल आपका आ सकता है कि भाई ये बताएं कि जजमेंट आपकी कब रेलेवेंट है, कब इरेलेवेंट है, और जजमेंट का कौन सा हिस्सा आपका रेलेवेंट होगा। इस चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक चीज मिलेगी कि जो बात आर्टिकल 54 के अंदर, वो 55 के अंदर, जो आर्टिकल 54 के अंदर है वो 55 के अंदर नहीं है। फिर आर्टिकल 54 और 55 के अंदर जो बात लिखी है उससे हटके अगर कोई जजमेंट, उससे हटकर अगर कोई बात है तो वो 56 के अंदर है। फिर इन तीनों आर्टिकल के अंदर जो बात नहीं लिखी तो वो 57 के अंदर है। फिर इनके अंदर अगर कोई बात नहीं लिखी तो वो 58 के अंदर है। अब ये बताएं कि लेजिस्लेचर अगर चाहती तो एक ही आर्टिकल के अंदर क्या करती है कि आर्टिकल के अंदर सारी की सारी बात को मुख्तसरन बयान कर देती, लेकिन लेजिस्लेचर ने क्या किया कि अलग अलग बात पे, अलग अलग जजमेंट पे, या फिर अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग आर्टिकल दे दिया। बट लेजिस्लेचर नेवर वेट्स इट्स वर्ड, मतलब कि लेजिस्लेचर कभी भी, कानून साज जो इदारा है लेजिस्लेशन जो है उसमें जितने भी पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर्स बैठे हुए हैं वो कभी भी अपने लफ्जों को वेस्ट नहीं करते। खैर, हमने तो लॉ गेट क्लियर करना है, तो आर्टिकल 48 जरा ओपन करें। कल का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको आज बताता हूं, क्योंकि कल वाले चैप्टर से आपके लाजमी लाजमी दो सवाल आते हैं। आर्टिकल 48। अब जो आर्टिकल 48 है वो किस चीज के बारे में बात करता है? इंक्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। 48 ने क्या बात की? इंक्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट। अब इसके अंदर ये बात याद रखते हैं, आपने देखे आप जब भी कानूनी शहादत ऑर्डर पढ़ते हैं तो कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर जो मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट चैप्टर है जो कि आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 59 69 तक है, तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि रेलेवेंट का वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर भी आपको ये चीज मिलेगी। आर्टिकल 48 जब हमने ओपन किया तो उसके अंदर हमें क्या मिल रहा
कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। अब देखें, जब भी आप ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी बिल्डिंग के अंदर एंट्री मारते हैं तो वहां पर आपकी एंट्री होती है। इसी तरीके कार से जब आप क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन जाकर कोई भी जो है कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो डेली रेगुलर बेसिस पे वो एक रेगुलर जो है डायरी मेंटेन होती है। इसी तरीके से सेम तरीके कार से जब भी कोई भी कानून का जब भी कोई भी आपका एक सरकारी इदारा एक पर्टिकुलर डायरी मेंटेन करता है तो उस डायरी के अंदर उस बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो कब कब रेलेवेंट होंगी, इस आर्टिकल के अंदर ये बताया है। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलेवेंट। अब इसके अंदर एक चीज आपने याद रखनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो क्या है, वो है रेलेवेंट। मतलब जो भी रेगुलरली केप्ट हो, क्या हो, रेगुलरली। और फिर दूसरा वर्ड कौन सा आपने याद रखना है, कोर्स ऑफ बिजनेस का वर्ड। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर कराया था, कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब जो रेगुलरली होता रहा हो। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल नंबर 25 के अंदर या 29 के अंदर एग्जांपल दी थी। इसी तरीके से फिर आगे फर्दर चलें तो क्या बोला, वेन एवर दे रेफर टू द मैटर इनटू विच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर। मतलब जब भी वो रेफर करे किस मैटर की तरफ जिसमें कोर्ट को इंक्वायरी करनी हो। But such statements shall not be alone be sufficient evidence to charge any person with liability। मतलब ये जो आपका एंट्रीज ऑफ बुक ऑफ अकाउंट है, इस बेसिस पे किसी को सजा नहीं आ सकती। मतलब ये पर्टिकुलरली सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कोई और कोरोबोरेशन का होना नेसेसरी है। मतलब क्या याद रखना, अलोन नॉट सफिशिएंट। एक और वर्ड क्या याद रख लें इसके साथ ही इस आर्टिकल के लिए, अलोन नॉट सफिशिएंट पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, यानी समझ में आपको ये आया होगा इस आर्टिकल के अंदर कि जो एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं वो रेलेवेंट तो हैं, लेकिन उसके साथ कोई और कोरोबेशन होना नेसेसरी है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। 49 क्या कहता है, रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ये ड्यूटी का वर्ड याद रखें। अब इस ड्यूटी से क्या बातें खुलेंगी, कह रहा है कि इन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक रजिस्टर्ड इन रिकॉर्ड स्टेटिंग अफेक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। मतलब इस आर्टिकल के अंदर आपको क्या मिला, इस आर्टिकल के अंदर आपको दो बातें मिली, कौन कौन सी, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट की बात। इस आर्टिकल को जरा गौर से पढ़ें तो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जो भी एंट्री होगी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, तो जो वो बात हो किसके अकॉर्डिंग, फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग हो। मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। फिर वही बात आ गई ड्यूटी की, कि जो डिस्चार्ज करे अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को, और बाय एनी अदर पर्सन परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटी स्पेशली इंजॉयड बाय द लॉ इन द कंट्री इन द बुक रजिस्टर इन रिकॉर्ड केप्ट इटसेल्फ इज अ रेलेवेंट फैक्ट। मतलब इन सिंपल मैनर अगर मैं इस आर्टिकल को मजीद आसान करूं आपके लिए, तो इस आर्टिकल के अंदर ये बताया जा रहा है कि मिसाल के तौर पे एक जो है हॉस्पिटल है या एक रेवेन्यू है या फिर एक पुलिस ऑफिसर है, उसके अंदर जो रेगुलरली केप्ट आपकी रेगुलरली जो एंट्रीज होती हैं, डायरीज होती हैं, उस डायरीज के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी जो कि एक पब्लिक ऑफिसर करेगा, तो वो अलोन क्या होंगी, वो सफिशिएंट होंगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो रेलेवेंट होंगी उस मैटर के साथ। और जो आपका ऑफिसर अपनी उस ड्यूटी में वो परफॉर्म कर रहा है, वो जो लिख रहा है, तो वो भी क्या होंगी, वो भी आपका रेलेवेंट होगा। इस इन दोनों में आपस में कनेक्शन क्या है, इस आर्टिकल के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो एंट्रीज होती है बुक ऑफ अकाउंट्स की, वो क्या होंगी, वो रेलेवेंट होंगी। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो शख्स लिखेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका रेलेवेंट फैक्ट होगा, डायरेक्टली रेलेवेंट होगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली रेलेवेंट होगा।
फिर उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 50 की तरफ, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप चार्ट्स एंड प्लान्स। आर्टिकल 50 ने क्या बात की, रेलेवेंसी ऑफ मैप्स चार्ट्स प्लान्स। अब ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, जो स्टेटमेंट्स होंगी किसके बारे में, मैप्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में, प्लान्स के बारे में, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। कह रहे कि स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट, फिर वही बात आ गई, कौन सी, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय पब्लिश्ड मैप्स, मतलब ये जो मैप्स चार्ट्स और प्लान्स की बात की जा रही है ये क्या हो, ये पब्लिश्ड हो, अनपब्लिश्ड ना हो, ठीक है, गवर्नमेंट के हो, generally offered by public sale in map plans or under authority of federal government or provincial government as the matter usually represent the state of maps are relevant facts, are क्या हो जाएंगे, इन तीनों से कंसर्ट क्या बात हो गई, रेलेवेंट फैक्ट। अब इस बात से भी एक और बात आपको क्लियर हुई होगी, यही आर्टिकल आपको आर्टिकल नंबर 100 के अंदर मिलेगा, 100, 99, 100, 101, वहां पर भी इससे कनेक्टेड कोई बात लिखी है। तो किस तरीके से हम याद रखेंगे कि 50 50 50 100 हो गया, इन दोनों के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड कोई बात लिखी है, वो कौन सी बात है, वो बात कुछ इस तरीके से है कि अगर तो मिसाल के तौर पे वहां पे ये बात लिखी है 30 साल पुराना कोई भी अगर मैप चार्ट्स हैं तो वो क्या होंगे, वो एडमिजिबल है, वो प्रिज्यूम किया जाएगा, प्रिजम्पशन है कि वो ओरिजिनल होंगी। यहां पे क्या बात की जा रही है, यहां पे कुछ इस तरीके से बात की जा रही है कि जो मैप चार्ट्स और प्लान्स हैं जो कि किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दो बातें याद रखनी, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट ने पास की, वो क्या होंगे, वो होंगे रेलेवेंट फैक्ट्स। तो वो क्या हो जाएगा आपका रेलेवेंट फैक्ट्स, मतलब कि इसके लिए वर्ड कौन सा याद रखना है आपने, रेलेवेंट फैक्ट। उसके बाद आर्टिकल 51 जरा ओपन करें। आर्टिकल 51 ने हमें क्या बात बताई, आर्टिकल 51 ने कहा रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट्स एंड नोटिफिकेशन। तो आर्टिकल 51 ने बात की एक्ट्स के बारे में एंड नोटिफिकेशन, एंड नोटिफिकेशंस के बारे में। अब ये एक्ट्स कौन से हैं, नोटिफिकेशंस कौन से हैं। एक्ट्स यानी कि कोई भी लॉ जो है पास होता है किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर, वो हो गया एक्ट्स। नोटिफिकेशन जब भी कोई नोटिफिकेशन गजट पास होता है जिसके अंदर ये लिखा गया होता है कि इस दिन को सरकारी छुट्टी होगी, इस दिन को ये मसला होगा, इस दिन को ये होगा, वो होगा, तो वो नोटिफिकेशंस हो गए। तो उसके उसके बारे में कुछ बता रहा है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एनी ओपिनियन, जब भी कोर्ट को किसी ओपिनियन जनरेट करना होगा, जब भी कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है प्रिज्यूम करेगी, ओपिनियन बनाएगी कि हाँ भाई ये होगा या नहीं होगा, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट पब्लिक नेचर स्टेटमेंट मेड इन द रेसिटल कंटेंट ऑफ एनी एक्ट और सेंट्रल लेजिस्लेशन। अब यहां पर एनी का वर्ड है, कितनी बार है देखें, 3 टाइम्स एनी का वर्ड आया है। तो ये एनी का वर्ड जो है ना 13 अगस्त के अंदर आया था, तो इस 7 जनवरी के अंदर भी ये जो है वर्ड आपका एक बार आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों आया है। When the court has to form any opinion, जब भी कोर्ट को कोई फॉर्म अब करनी होगी अपनी ओपिनियन, राय, ठीक है, किसी भी फैक्ट के बारे में पब्लिक नेचर की स्टेटमेंट की कंटेंट इन एनी एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर और एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो वो भी क्या होगी, वो भी होगी आपकी रेलेवेंट फैक्ट। फिर वही बात आ गई, क्या होगी, रेलेवेंट फैक्ट। मतलब कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म अप करनी होगी किसी भी एक्ट नोटिफिकेशन से, ठीक है, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पास किया, किसने पास किया, सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब यहां पर प्रोविंशियल की बात नहीं कर रहा है, देखें गौर से देखें, यहां पर कहीं आपको प्रोविंशियल का वर्ड नहीं मिलेगा। प्रोविंशियल का वर्ड कहां पर था, प्रोविंशियल का वर्ड यहां पर था प्रीवियस आर्टिकल के अंदर, तो 50 के अंदर प्रोविंशियल और फेडरल की बात कर रहा है, यहां पर कर रहा है सेंट्रल की। ये वर्ड्स भी वो मिस कर सकता है लॉ गेट के अंदर। उसके बाद 52 ने क्या बात की, आर्टिकल 52 क्या बात करता है, कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स as to any law contained in law books। अब जो भी स्टेटमेंट होगी पर्टिकुलर किसी भी कानून की, जो किसी कानून की किताब में लिखी है, तो वो किस तरीके से फॉर्म अप होगी, वो रेलेवेंट होगी, इररेलेवेंट होगी। कह रहे कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एनी ओपिनियन, जब भी कोर्ट को, अदालत को कोई फॉर्म करना होगा किसी भी ओपिनियन के बारे में, एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में, मतलब यहां पर पाकिस्तान की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है,
any country. Any statement of such law contained in any book purporting to be printed or published under the authority of the government, कि वो ये देखेगी कि क्या उस गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया है, क्या उस गवर्नमेंट के अंडर वो पब्लिश हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद सच कंट्री कंटेन्ड इन एनी सच लॉ एंड एनी रिपोर्ट ऑफ रूलिंग कोर्ट्स कंट्री कंटेन्ड इन एनी टू बी रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग, मतलब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उनसे पूछेगी कि हाँ भाई आपने ये कानून पास किया है नहीं किया, मतलब अदालत खुद से करेगी, आपको आपको कोई जो है स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका रेलेवेंट। इसके लिए वर्ड क्या है याद रखना है, इसके लिए वर्ड भी रेलेवेंट का ही आपने याद रखना है, मोर देन इनफ है। उसके बाद आर्टिकल 53 एक सेपरेट है, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कि स्टेटमेंट का कितना हिस्सा आपको साबित करने की जरूरत है। क्या पूरी की पूरी स्टेटमेंट आप ले जाएंगे अदालत के अंदर, क्या आपने अगर कोई जजमेंट पास करनी है, जजमेंट जो है जजमेंट का रेफरेंस देना है, क्या पूरी जजमेंट जो कि 1500 पेजेस पे वो पूरी की पूरी आप साबित करेंगे, या उस जजमेंट का वो हिस्सा जो आपके केस को जोड़ती है उस केस के साथ, क्या वो साबित करेंगे। वेन एविडेंस इज टू बी गिवन, वेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कंजर्वेशन डॉक्यूमेंट बुक सीरीज ऑफ लेटर और पेपर्स, जब भी कोई एविडेंस आएगा किसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, या फिर कन्वर्जेशन, या फिर डॉक्यूमेंट्स, या सीरीज ऑफ लेटर के बारे में। वेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म पार्ट ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट का लंबा हिस्सा है कोई, और पूरी की पूरी बात आप रखेंगे तो जाहिर सी बात है अदालत का टाइम वेस्ट होगा। अब आप कहते हैं कि जनाब मैं जो है वहां पर गया था और वहां पर जाके ऐसे हुआ, मैं वहां पर पहले गया, वहां पर मैं बैठा, पहले खाना खाया, फिर उठा, फिर मैं जो है क्या नाम है उसके पास गया, उससे मैंने बातचीत की, फिर उसने मुझे मिठाई सर्व की, उसने मुझसे ये पूछा कि क्या आप कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं पढ़ते हैं, फिर सडनली ये ऑफेंस कमिट हो गया। तो क्या ये पूरी बात मुख्तसरन कन्वर्ट नहीं की जा सकती, या पूरी की पूरी बात आपने करनी है, या पूरी बात में से सिर्फ एक मखसूस हिस्सा जो आपके केस के साथ कंसर्न है वही साबित करना है, वही बात बतानी है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर लॉन्गर स्टेटमेंट में से आपको शॉर्ट करते हैं सिर्फ वही रेलेवेंट बात बतानी है। ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ पार्ट ऑफ एनी आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, या फिर कोई आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट है तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा जो आपके केस की तरफ रुजू कर रहा है उसको ही साबित करने की जरूरत है। कंटेन डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बुक्स कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स, फिर वही बात आ गई, वर्ड क्या है, कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई लेटर है लेकिन वो सीरीज ऑफ लेटर्स के अंदर कन्वर्टेड है, यानी कि बहुत ही तवील जो है लेटर्स हैं और कनेक्टेड सीरीज के अंदर है, यानी कि एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, दूसरी से तीसरी कड़ी हुई है, तो वो पूरी के पूरे आपने साबित करने की जरूरत नहीं है। which form the part of connected series, evidence shall be given in so much or no more of the statement। अब इस स्टेटमेंट को आप जरा समझें कि इसके अंदर क्या बात बता रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ मुख्तसरन वही बात जो आपके केस के साथ मुंसलिक है, नो लॉन्गर स्टेटमेंट, यानी मजीद बताने की जरूरत नहीं है, मजीद अदालत को वाजे करने की जरूरत हरगिज हरगिज नहीं है। शल बी गिवन, अब वर्ड क्या आ गया, शल। पेपर एज टू द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी, अगर कोर्ट चाहे तो कंसिडर नेसेसरी करती है तो आपसे पूछ भी सकती है, लेकिन नेसेसरी नहीं समझती फिर आपने वही बताना है जो आप जो है केस के साथ कनेक्टेड करना चाह रहे हैं बात को। ठीक है, तो यहां पर आपने वर्ड क्या रखना है, शल बी का वर्ड भी यहां पर है। शल बी के बाद जो है द कोर्ट कंसिडर नेसेसरी का वर्ड आपने याद रख लेना है। फिर आर्टिकल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 54। जो आर्टिकल 54 है वो क्या बात करता है, प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार सेकंड सूट। 54 प्रीवियस जजमेंट्स रेलेवेंट टू बार सेकंड सूट। अब इस आर्टिकल के साथ बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं, अगर आप जुडिशरी क्लास में होते तो मैं आपको बताता, लेकिन चले बता देता हूँ। इसके साथ क्रॉस रेफरेंसेस की सूरत में आपका आ जाएगा सबसे पहले आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 11 सीपीसी, फिर आ जाएगा आपका सेक्शन 26 जर्नल क्लासेस एक्ट, फिर आर्टिकल 13 आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर आ जाएगा आपका 403 सीआरपीसी डबल जीओपर्डी। लेकिन इतनी डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने लॉ गेट क्लियर करना है। तो खैर अभी कहना क्या चाह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। अब इसके अंदर तीन बातें आ गई, कौन सी, ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट, तीनों पे एप्लीकेबल है। विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, जो लॉ को क्या करे, प्रिवेंट करे कि इसके ऊपर आपने कॉग्निजेंस लेना है। सूट होल्डिंग अ ट्रायल, मतलब सूट पर भी और ट्रायल पर भी।
इज अ रेलेवेंट फैक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा when the question is whether such court ought to take cognizance, hold such trial, या कोर्ट को क्या करना है, कॉग्निजेंस लेना है या फिर ट्रायल लेना है। अब इसके अंदर बात सिंपल इतनी है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर पूछ क्या रहा है, इसके अंदर सिंपल ये कह रहा है कि प्रीवियस जो जजमेंट होगी किसी भी मुकदमे में, जजमेंट डिक्री ऑर्डर, आपका मुकदमा पहले से चल रहा है और फैसला आ चुका है, दोबारा से अपोजिट पार्टी आप पर मुकदमा नहीं कर सकती, आप पर मुकदमा नहीं कर सकती। Once acquitted or convicted cannot be tried for the same offense. A person acquitted or convicted cannot be tried for the same offense. मतलब एक ही जुर्म के ऊपर दोबारा से आपके ऊपर ट्रायल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चाहे सिविल के अंदर हो चाहे क्रिमिनल के अंदर हो। सिविल के अंदर है ये वाला सेक्शन लगता है, क्रिमिनल के अंदर है 403 लगता है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि 54 के अंदर ये बात कर रहा है कि प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट, तो प्रीवियस जजमेंट क्या होगी, रेलेवेंट होगी, और वो सेकंड सूट को क्या कर देगी, बार कर देगी। उसके बाद आर्टिकल 55 रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट। अब कौन कौन सी जजमेंट्स हैं जो प्रोबेट में होंगी तो वो रेलेवेंट होंगी। आर्टिकल 54 क्या कहता है, 55 क्या कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट। अब इस आर्टिकल के अंदर ये कह रहा है कि फाइनल जजमेंट डिक्री और ऑर्डर, कोई भी फाइनल जजमेंट डिक्री ऑर्डर जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने क्या की हो, अथोराइज की हो एडमायरली इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन में, विच कन्फर्स अपॉन और टेक अवे एनी पर्सन लीगल कैरेक्टर, जो क्या करे प्रोबेट में हो, मतलब प्रोबेट का मतलब जो क्या करे पर्टिकुलरली किसी का राइट टेक अवे करे, किसी के राइट को क्या करती है, किसी के राइट को टेक अवे करती है या फिर लीगल कैरेक्टर को इन्फ्रिंज करती है, और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल ऑफ सच कैरेक्टर, और वो डिक्लेयर कर दे कि इसका ये राइट बनता है, इसका ये राइट नहीं बनता। टू बी इंटाइटल टू स्पेसिफिक थिंग, या फिर किसी चीज पर्टिकुलर चीज के बारे में हो, नॉट एज अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन, या सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के बारे में ना हो। इज रेलेवेंट, तो वो क्या होगी, वो होगी आपकी रेलेवेंट। प्रोबेट का मतलब ये है कि किसी से कोई राइट ले लिया जाए और किसी और को हक दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी रेलेवेंट। ये चीज याद रखिए। उसके बाद 56 ने क्या बात की, आर्टिकल 56 को जरा ओपन करें। ये इजी इजी है, ये वो आर्टिकल्स हैं कि यहां से अब वो बात स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी बात, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि जो बात यहाँ होगी वो यहाँ नहीं होगी, जो यहाँ बात नहीं है वो यहाँ है, और जो इन दोनों में नहीं है वो यहाँ पर होगी। इस आर्टिकल 56 को जरा ओपन करें, देखिए क्या कहता है। रेलेवेंसी ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर एंड डिक्री। क्या रेलेवेंसी होगी, इफेक्ट उन, मतलब कि जजमेंट्स का क्या इफेक्ट होगा ऑर्डर्स का और डिक्रीज पर, जो बात आर्टिकल 55 के अंदर नहीं है। अब थोड़ा आपको फनी भी लगेगा कि ये कैसे कैसे हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि रेलेवेंसी इफ दे रिलेट टू मैटर, किस चीज के मैटर के साथ, वो रिलेट करता है मैटर के साथ। इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ द पब्लिक नेचर, पब्लिक नेचर के मैटर के साथ, ऑफ द इंक्वायरी, बट सच जजमेंट ऑर्डर एंड डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, तो वो जजमेंट डिक्री और ऑर्डर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बल्कि उसको किसी ना किसी की साथ की जरूरत होगी। फिर फर्दर आ जाए आर्टिकल 57 के अंदर। अब आर्टिकल 57 क्या कहता है, जजमेंट्स अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54। 57 ने क्या बात की, अदर देन those mentioned
आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल की बात बता रहा है ये फिर? अभी आर्टिकल बताएगा 54 से 56 तक, 54 से लेके 56 तक जो बात इनके अंदर नहीं है तो वो बात 57 के अंदर होगी। कह रहा है कि जजमेंट्स ऑर्डर एंड डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 54, 55 एंड 56, इन तीनों के अंदर अगर कोई बात नहीं लिखी गई आर इररिलेवेंट, तो अब यहां पर कुछ और बात कर रहा है कि वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इररिलेवेंट। अब देखें इससे प्रीवियसली जो भी आर्टिकल्स थे उसके अंदर वर्ड क्या थे, रेलेवेंट रेलेवेंट रेलेवेंट। आर्टिकल 57 के अंदर क्या बात आ गई, इररेलेवेंट, कि क्या हो जाएगी वो, अगर 54, 55, 56 के अंदर कोई बात मेंशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, वो इररेलेवेंट हो जाएगी। अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट्स ऑर्डर एंड डिक्रीज इज अ फैक्ट इन इशू, जब तक वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट और इज रेलेवेंट सम प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर, और वो मतलब फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट की हो तो फिर वो क्या रेलेवेंट है, उससे हटके अगर कुछ है तो फिर वो क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। इसके अंदर जो है इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी सेपरेटली सू सी, ए और बी क्या करते हैं, सेपरेटली सू करते हैं मिस्टर सी को फॉर द लायबल। लायबल जाहिर सी बात है क्या करते हैं, कंपनसेशन के बारे में। लायबल सिलेंडर आपने पढ़ा होगा कि डिफेम करना, डिफेमेशन के बारे में। रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ईच ऑफ देम, दोनों में से किसी एक को। ट्रायल मैटर इलेज टू बी इज ट्रू एंड सर्कमस्टांसेस, उसके क्या नताइज निकलते हैं कि प्रोबेबली ट्रू ईच अदर। द obtain is a decree, the A obtains a decree, A क्या करता है, obtain करता है डिक्री S के खिलाफ damages की, grounds that C failed to make his justification, जब C ने अपनी justification नहीं दी। The fact is irrelevant, अब मिसाल के तौर पे वो इस केस के साथ मुंसलिक नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो irrelevant हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर वो बात बता रहा है। इससे कंसर्न और भी जो है इलस्ट्रेशन से। उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल नंबर 58, लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 58 क्या बताता है, फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड, कोलिजन, फ्रॉड कोलिजन, ऑब्टेनिंग एनी जजमेंट, ऑब्टेनिंग जजमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव्ड, मे बी प्रूव्ड। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या बता रहा है, एनी पार्टी टू द सूट, पार्टी टू सूट के अंदर प्लेंटिफ आके डिफेंडेंट आ गया, और अदर प्रोसीडिंग्स में शो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री व्हिच इज रेलेवेंट, जो शो करे कि वो क्या है, वो रेलेवेंट है, जो कि आर्टिकल 54, 55, 56 के अंदर बात की गई है, एंड व्हिच हैज बीन प्रूव्ड, जिसको साबित कर दिया जाए बाय द एडवर्स पार्टी, जो साबित कौन करेगा, एडवर्स पार्टी करेगी। तो इसके अंदर यहाँ पर आपने एडवर्स पार्टी का वर्ड याद रखना है, वाज डिलीवर्ड बाय द कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट, कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको पास नहीं किया था, एंड वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिजन, या फिर उसको ऑब्टेन किया गया था उस डिग्री, जब भी कोई डिग्री ऑब्टेन की जाए फ्रॉड के जरिए से, धोखाधड़ी के जरिए से, ठीक है, तो आपने एडवर्स पार्टी से साबित करना होता है, या फिर क्या हो, या फिर जो है ये साबित कर दिया जाए कि जिस अदालत ने उसकी जजमेंट पास की वो कॉम्पिटेंट थी नहीं, उसकी जुरिस्डिक्शन में वो बात उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी। तो एडवर्स पार्टी अगर साबित कर ले 54, 55, 56 से, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी रेलेवेंट। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर भी आपने रेलेवेंट का वर्ड ही याद रखना है। इन सिंपल मैनर अगर मैं आसान से आसान करूं तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने ये याद रखना है कि आर्टिकल 57 के अंदर इररेलेवेंट का जिक्र है, बाकी इन सब के अंदर रेलेवेंट का ही जिक्र है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो बात 53 के अंदर है वो 54 के अंदर नहीं है, मतलब 53 सॉरी 54 से स्टार्ट होता है। 54 के अंदर ये बताया गया कि प्रीवियस जो भी जजमेंट्स हैं वो अगर ये बता दें कि इसी शख्स ने यही ऑफेंस किया और इसको पहले से ही सजा आ चुकी है, या फिर पहले से ही इसको इसके खिलाफ या इसके हक में जजमेंट पास हो चुकी है, तो दोबारा से उसी के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर आर्टिकल 55 ने बताया कि भाई अगर कोई भी जजमेंट प्रोबेट के अंदर है, जो कि राइट किसी से राइट लेके किसी और को देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। फिर इसने 56 ने बताया कि जो बात 55 के अंदर नहीं है वो 56 के अंदर है। 57 ने बताया 54 और 55, 56 के अंदर जो बात नहीं है वो सब की सब क्या हो जाएंगी, इररेलेवेंट हो जाएंगी, अगर तो वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के मुताबिक ना हो। अगर कोई शख्स फ्रॉड के जरिए से या फिर कोलिजन के जरिए से जजमेंट ऑब्टेन करता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को जाहिर कर दे कि भाई वो अदालत कॉम्पिटेंट थी ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको भी साबित किया जा सकता है, और वो क्या हो जाएगा, वो आपका रेलेवेंट हो जाएगा।
तो इन आर्टिकल्स के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। इन पूरे के पूरे 48 से लेके 58 तक मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू, डेट्स ऑल।